क्या हो अगर दुनिया को चलाने वाले नियम अचानक बदल जाएं? आज हम एक ऐसी ही काल्पनिक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो जियोपॉलिटिक्स को एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से दिखाती है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आखिर ऐसा क्या है। तारीख है 3 जनवरी 2026। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस ऑपरेशन की शुरुआत है जिसमें शायद दुनिया को हमेशा के लिए बदलने की ताकत थी। तो आधी रात का वक्त है, ज्यादातर दुनिया सो रही है, लेकिन अंधेरे के साए में एक बहुत बड़ा मिशन शुरू हो रहा था और इसका निशाना सीधा वेनेजुएला का दिल। इस ऑपरेशन की जो रफ्तार और सटीकता थी वो सच में हैरान करने वाली थी। सोचिए, सिर्फ 5 मिनट में सब कुछ खत्म। सबसे पहले एक जबरदस्त साइबर स्ट्राइक हुई और बूम, पूरा का पूरा कराकस शहर अंधेरे में डूब गया। फिर अमेरिकी हेलीकॉप्टर रेडार से बचने के लिए समंदर से बस 100 फीट ऊपर उड़ते हुए आए और आखिर में डेल्टा फोर्स ने सोते हुए राष्ट्रपति मदुरो को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ एकदम घड़ी की सुई की तरह सटीक था। और इस स्क्रिप्ट के मुताबिक जो इस पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप, उनका रिएक्शन तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, अरे ये तो बिल्कुल किसी टीवी शो जैसा लग रहा था। मतलब ये बयान ही अपने आप में इस मिशन के बारे में बहुत कुछ कह जाता है ना? लेकिन जाहिर है, इतना बड़ा, इतना साहसी मिशन रातों रात तो नहीं हो सकता था। नहीं, इसके पीछे महीनों की प्लानिंग, महीनों की खुफिया तैयारी छिपी हुई थी। और ये तैयारी भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। सोचिए, CIA की एक टीम महीनों तक मादुरो की हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रख रही थी। वो क्या खाते हैं, उनके पालतू जानवर कौन है, सब कुछ। और तो और केंटकी में उनके घर का बिल्कुल वैसा ही एक मॉडल बनाया गया जिस पर डेल्टा फोर्स ने बार बार हमले की प्रैक्टिस की। और टाइमिंग वो तो एकदम परफेक्ट थी। क्रिसमस की छुट्टियां, जब वेनेजुएला की फौज सबसे कम अलर्ट होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा था? क्या था इस मिशन का असली मकसद? इस स्क्रिप्ट में हमें 2 अलग अलग थियरीज मिलती हैं। तो देखिए, 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक है ऑफिशियल वजह जो कहती है कि ये ऑपरेशन ड्रग्स की तस्करी और नार्को टेररिज्म को रोकने के लिए था। और फिर है दूसरी थ्योरी जो कहती है कि असली खेल तो ब्लैक गोल्ड यानी वेनेजुएला के तेल के भंडारों पर कब्जा करने का था। और जब हम तेल की बात करते हैं तो ये नंबर देखिए, 303 अरब बैरल। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये सऊदी अरब से भी ज्यादा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दूसरी वाली थ्योरी कितनी वजनदार लगती है। और बात सिर्फ तेल की क्वांटिटी की नहीं है, क्वालिटी की भी है। वेनेजुएला का तेल हेवी क्रूड होता है और इसे प्रोसेस करने के लिए जो खास रिफाइनरियां चाहिए वो अमेरिका के पास हैं। इस स्क्रिप्ट के मुताबिक कहानी का एक बड़ा ट्विस्ट 1999 में आया था, जब ह्यूगो शावेज ने तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और अमेरिकी कंपनियों को वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो चलिए वापस उस ऑफिशियल वजह पर आते हैं, ड्रग तस्करी। कहने को तो ये वजह बताई गई, लेकिन इस स्क्रिप्ट में ही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस पूरी कहानी पर सवालिया निशान लगा देते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट, वेनेजुएला से कोकीन का जो मेन रूट है वो यूरोप की तरफ जाता है, अमेरिका की तरफ नहीं। दूसरा, अमेरिका की जो असली ड्रग प्रॉब्लम है वो फेंटेनाइल है और वो ज्यादातर मेक्सिको से आता है। और फिर ये स्क्रिप्ट एक और दिलचस्प बात उठाती है, होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति का केस, जिन पर 400 टन कोकीन की तस्करी का इल्जाम था, पर क्योंकि वो अमेरिका के दोस्त थे उन्हें माफ कर दिया गया। तो ये डबल स्टैंडर्ड की तरफ भी इशारा करता है। तो जाहिर है, इस तरह के एक ऑपरेशन का असर सिर्फ वेनेजुएला तक तो नहीं रह सकता था। इसने तो जैसे पूरी दुनिया में एक भूचाल हिला दिया, क्योंकि ये सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ था। UN चार्टर का आर्टिकल 24 साफ साफ कहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की आज़ादी या उसकी सीमाओं पर हमला नहीं कर सकता। और इस एक कदम ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में इसकी निंदा हुई। इसे नए जमाने का साम्राज्यवाद कहा गया। इस स्क्रिप्ट में यह भी लिखा है कि भारत इस पर खामोश रहा, जिसकी काफी आलोचना हुई। और शायद सबसे डराने वाली बात यह थी कि इसके बाद कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको जैसे देशों को भी धमकी भरे सिग्नल मिलने लगे। तो ये सब कुछ देखने के बाद ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी और एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि अगर दुनिया के शक्तिशाली देश अपनी मर्जी से किसी भी देश के लीडर को अगवा कर सकते हैं, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून का मतलब ही क्या रह जाता है? ये स्क्रिप्ट इसका कोई जवाब नहीं देती। ये बस एक सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।